अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप सबको एनपास के इस इवेंट में खुश आमदीद। मेरा नाम अलीज़ा गुलमेमन है और आज मैं ये सेशन मॉडरेट कर रही होंगी। हमारा आज का मौजू है नेचर ऑफ फिज़िकल लॉज और ये एनपास की कीपिंग अप विद साइंस की सीरीज़ में एक नया एपिसोड है। जैसे कि आप जानते हैं कि एनपास में इसी तरह की सीरीज़ ऑफ टॉक्स होती आई हैं जिसमें हम एक मौजू लेके उस पर मज़ीद तफसील से बात करते हैं। तो आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मकबूल अहमद और डॉक्टर रिजवान खालिद। डॉक्टर मकबूल हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं तो मैं उनका थोड़ा सा तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर मकबूल अहमद जो है कॉजल सेट थ्योरी पे काम करते हैं जो कि ग्रेविटी को क्वांटाइज करता है। उन्होंने साइरक्यूज यूनिवर्सिटी यूएसए से पीएचडी की है और उन्होंने हेड और वो फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पे काम कर चुके हैं सेंटर ऑफ एडवांस्ड मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स कैंप जो कि एसएनएस का पुराना नाम हुआ करता था नास्ट में। अभी वो इंचार्ज हैं फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स प्रोग्राम के नुसरत जहाँ कॉलेज में। उन्होंने कई सेमिनार्स डिलीवर किए हैं और काफ़ी ज़्यादा टॉक्स दिए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जैसे कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, साइराक्यूज़ यूनिवर्सिटी और पेरीमीटर इंस्टीट्यूट थियोरेटिकल फ़िज़िक्स। और इनकी रिसर्च जो है वो मेनली डिस्क्रिटाइजिंग स्पेस टाइम के बारे में है। और उन्होंने डोनाल्डसन, ग्रीन एंड सोर्गन के साथ काम किया हुआ है डार्क एनर्जी प्रॉब्लम के बारे में एक सोल्यूशन पेश करने के लिए। तो अब आ जाते हैं अगेन मौजू पे जो कि है नेचर ऑफ फिज़िकल लॉज। जब फिज़िकल लॉज के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे जहन में बहुत से सवाल आ रहे होते हैं कि ये लॉज आए कहाँ से, क्या कायनात अब जिस तरह वो मुर्गी और अंडे वाली जो एक बहस होती है कि पहले मुर्गी आई और उसने अंडा दिया या फिर पहले अंडा आया और उसमें से मुर्गी निकली। वैसे ये तो बहुत ही एक बेसिक सी मिसाल है, लेकिन अगर इसी को हम अपने मौजू के साथ जोड़ रहे हैं तो ऐसे ही है कि जिस तरह हम लॉज को अगर देखते हैं तो क्या लॉज पहले से मौजूद थे और फिर कायनात वजूद में आई, या फिर उसी के बरअक्स ऐसा था कि कायनात पहले वजूद में आई और फिर लॉज बाद में बने। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि साइंस कहती है कि जो हमारी कायनात है वो नथिंगनेस से वजूद में आई। तो साइंस जो है किस तरह से नथिंगनेस को डिफ़ाइन करता है? क्या नेचुरल लॉज और प्रिंसिपल्स कायनात से पहले भी थे या फिर उसके बाद वजूद में आए? सर आई एम सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आ रही है? जी सर अब आ रही है। जी अच्छा, वो मैंने माइक्रोफोन ऑफ कर दिया हुआ था अपना। तो बहरहाल आप मैं ये कह रहा था कि आपने जो ये मौजू चूज़ किया है, जिस मौजू पे इंतखाब किया है, और आपने मुझे कुछ सवालात भी भेजे थे और उसको मैं देख रहा था, तो अक्सर सवालात जो हैं उनका ताल्लुक़ साइंस से ज़्यादा फ़िलासफ़ी से है या मेटाफिज़िक्स से है। और ज़ाहिर है कि ऐसी डिस्कशंस जो होती हैं वो रखी भी इसलिए जाती हैं कि इंसानी जहन जो है वो रोज़ रोज़ की जो रिगरस साइंस की जो डूइंग है, ख़ास तौर पे फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स या अगर साइंस के जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं उससे थोड़ा सा हट के कुछ ऐसी बातें की जाएं जिनसे दिमाग को जिला मिले और कुछ जो बॉक्स के अंदर थिंकिंग है उससे बाहर निकलने की कुछ कोशिश की जाए। तो इसमें हर्ज तो कोई नहीं है, लेकिन जो चीज़ें कही जाएंगी उनके मतलब ये ख्याल रखें कि ये मतलब कि लोगों के अपने आइडियाज़ हैं। मैं जो बातें करूँगा उनमें से कई चीज़ें मेरे अपने आइडियाज़ होंगे या मैंने और लोगों से सुने होंगे, और उनमें से जिन आइडियाज़ को मैं प्रूव करता हूँ या जो मैं वैसे भी बताना चाहूँ
तो वो मैं कहूँगा, ज़रूरी नहीं कि सारी बातें जो मैं कहूँगा वो कोई ओरिजिनल हो, बल्कि अक्सर उनमें से ओरिजिनल नहीं होगी, लोगों की पहले से कही हुई बातें होंगी इस मामले में, जो मैं यहाँ पे दोहरा दूँगा। और उसमें अगर आपके कुछ आगे मज़ीद क्वेश्चंस होंगे तो फिर उनको अगर मैं कुछ कह सका तो उस पर कहूँगा। सो जैसा कि अभी आपने ये क्वेश्चन किया है कि साइंस कहती है, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये आपने एक इल्ज़ाम एक लिहाज से साइंस पे लगा दिया। जैसे मैंने कहा कि साइंस तो कभी भी ये नहीं कहती, ये जो बातें आप कर रहे हैं ये फ़िलासफ़ी और मेटाफिज़िक्स से आती हैं। तो साइंस ये नहीं कहती कि यूनिवर्स जो है वो नथिंगनेस से आई है। ये लोगों के अपने ख़यालात हैं, जब वो चीज़ों को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो फिर वो बताना चाहते हैं कि जी असल में जो एग्जिस्टेंस है वो क्यों है, एग्जिस्टेंस है ही क्यों, और फिर उसके लिए फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो थ्योरी लोगों के ज़हन में वो आती हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात आते हैं। और उनमें से कुछ ख़यालात ऐसे कुछ ख़यालात जो होते हैं वो आपने बहुत सी चीज़ें पहले से देख रखी होती हैं, उनकी वजह से आपके ख़यालात कुछ किसी एक ख़ास तरीके से बन चुके होते हैं, और उनको मद्देनज़र रखते हुए फिर आप इन चीज़ों के ऊपर अपने ख़्याल के मुताबिक तबसरा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जब आप कहते हैं कि नथिंगनेस से यूनिवर्स आई, तो कोई भी चीज़ अभी तक हमारे पास ऐसी नहीं है जिसके बारे में हमने कोई प्रेडिक्शंस हो, कोई थ्योरी, कोई हाइपोथेसिस हो, उनकी कोई प्रेडिक्शंस हो जो हमने चेक की हो, और उसके बाद हम कहें कि हाँ ये थ्योरीज़ अब हमें बताती हैं, अगर इनको एक्सटेंड करें तो ये थ्योरीज़ हमें बताती हैं कि जी यूनिवर्स नथिंगनेस से आई। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई ख्याल कहीं पे मौजूद नहीं है कि आप कह सकें कि यूनिवर्स कहाँ से आई। जहाँ तक हमें एक और जो बात लोगों के ख्याल में है वो ये है कि बिग बैंग क्या है, फिर बिग बैंग कहाँ से आया। तो गालिबन आप में से अक्सर लोग जो होंगे वो फिज़िक्स के स्टूडेंट्स होंगे, और उनमें से जो फिज़िक्स के स्टूडेंट नहीं भी हैं या जिन्होंने अभी तक कॉस्मोलॉजी को नहीं देखा, तो उनके लिए मैं बताया देता हूँ कि बिग बैंग, अगर आप यूनिवर्स को, अभी यूनिवर्स में जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो हम कहते हैं कि यूनिवर्स फैल रही है। तो अगर इस चीज़ को हम टाइम में रिवर्स कर दें तो गैलेक्सीज एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाती हैं, और यूनिवर्स का टेम्परेचर जो है वो, यानी कि जब डेंसिटी बढ़ती है साथ टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसी तरीके से यूनिवर्स छोटी होती जाती है। तो हम यूनिवर्स को एक बहुत छोटी गेंद तक लेके जा सकते हैं, जो हमें हमारे नोन लॉज हैं वो हमें बताते हैं कि हाँ यहाँ तक तो यूनिवर्स ज़रूर पहुँची होगी। तो इसको, लेकिन अगर वो लॉज जो अभी हमें मालूम है, अगर हम ये ख्याल करें कि वो टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो, कोट एंड कोट टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो तक वैलिड हैं, तो फिर आप एक सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिंगुलैरिटी जो है वजूद में आई हो, ये अभी हमें मालूम नहीं है, ये वो एरा है। और यहाँ पर एक ये बहुत बड़ी बात है जो इन सारे क्वेश्चंस को जो डील करेगी और इनके ऊपर एप्लीकेबल होगी, वो ये आ जाती है बीच में कि ये सारी बातें जो हम करेंगे कि यूनिवर्स वजूद में से कहाँ से आई, उसकी इनिशियल कंडीशंस क्या हैं, क्या हम उसको किसी और तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, अगर उसका क्वांटम ओरिजिन है तो फिर वो एक दफ़ा वजूद में आई तो अब हम उसके बारे में क्या करें, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी बातें इस बात को रिक्वायर करती हैं कि आपके पास एक क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी मौजूद हो। अगर आपके पास क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, यानी कि वो थ्योरी जिसके बारे में, वो एक वेग सी बात है क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, लेकिन जो भी है, यानी कम से कम उसमें ये तो हो कि वो क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को यूनिफाई करती हो, और कुछ बातें और हैं जो उसमें होनी चाहिए वो उसमें मौजूद हों। तो ऐसी थ्योरी है जो हमें टाइम में फिर मज़ीद आगे पीछे लेके जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि t इज इक्वल टू ज़ीरो तक वो भी हमें लेके जाए, और ये ज़रूरी भी नहीं कि कोई t इज इक्वल टू ज़ीरो हो। तो ये यहाँ तक तो बात हो गई कि जो साइंस की बात है। अब उसके बागे स्पेकुलेशंस हैं कि फिर अगर यूनिवर्स वजूद में आई तो वो कैसे आई। ये वो फर्स्ट कॉज के क्वेश्चंस हैं कि क्या कोई वाकई कोई फर्स्ट कॉज मौजूद है, क्या टाइम जो है वो किसी वक्त शुरू भी होता है या वो चलता जाता है, और यूनिवर्स जो है वो हो सकता है कोई सिक्लिक, कोई बाउंसिंग किस्म की यूनिवर्स हो। ये भी हो सकता है कि अगरचे वो बाउंसिंग यूनिवर्स हो लेकिन वो कहीं से पहले स्टार्ट हुई हो, ये भी हो सकता है कि वो कभी स्टार्ट ही ना हुई हो। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। सो यानी कि सारी पॉसिबिलिटी मौजूद है। इनमें से कोई भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि यूनिवर्स जो है वो नथिंगनेस से वजूद में आए। एक आइडिया और है जो गालिबन रिजवान गालिबन अगर जब वो आ जाएं तो शायद वो उसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डाल सकें, और वो ये है कि जी
वो भी एक मेटाफिज़िकल सी बात है, लेकिन लोगों ने कुछ कोशिश की है कि मदर थ्योरी जो है स्ट्रिंग थ्योरी में वो आगे कुछ चीज़ों को मिला के एक मैट्रिसेस और मेगा मैट्रिसेस और वो कुछ इस तरह की चीज़ें बनाते हैं और उनका ख्याल है कि वो यूनिवर्स को जन्म दे सकता है। मेरे ख्याल में वो एक इनकम्प्लीट सी बात है, क्योंकि जब आप कहेंगे कि वो मैट्रिसेस किसी क्वांटम फ्लक्चुएशन के ज़रिए या किसी और तरीके से कायनात को वजूद में लाते हैं, तो कायनात उससे पहले क्या थी, वो मैट्रिसेस कहाँ बैठे हुए थे, उस वक्त यूनिवर्स का स्ट्रक्चर क्या था, और ये बातें आपको बतानी पड़ेंगी। और अगर वो बतानी पड़ेंगी तो जाहिर है फिर वो यूनिवर्स तो पहले मौजूद होगी, वो नथिंगनेस से तो वजूद में नहीं आई। सो इसमें बहुत सारी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इस क्वेश्चन में, तो जो कि इसको थोड़ा सा एम्बिगुअस कर देती हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जब आप बहुत सी स्वीपिंग स्टेटमेंट हम लोगों को देने की और साइंस के बारे में कहने की आदत है, और कुछ लोग हैं जो इसको मतलब कि वो उसको एक तरह से बढ़ावा भी देते हैं, तो लेकिन वो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स और वो इस तरह की बातें साइंस के नाम नहीं लगानी चाहिए कि साइंस कहती है कि ये हो गया, या साइंस कहती हो, या ये कि साइंस इनफेलिबल है, या ये कि साइंस हर चीज़ नॉन जो है वो साइंस के दायरे में आती है, या जो भी है। इस तरह की बातें जो हैं वो कम से कम साइंस के स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल। अब आपने जिस तरह बात की कि हम आगे देखना चाहेंगे कैसी थियरी जो क्वांटम ग्रेविटी और जनरल रिलेटिविटी को यूनिफाई करे। ये यूनिफाई करने का जो एक आइडिया है हमारे पास, अब जिस तरह हमने शुरू किया 5 फंडामेंटल फोर्सेस से और हम अभी 4 पे आए, या फिर 3 अगर हम इलेक्ट्रोवीक फोर्स को कंसिडर करें, तो अभी जो हमारा इल्म है इन फोर्सेस के बारे में, या और भी जो हमारे लॉज या थियरीज है उनके बारे में, हम उस पर कितना ज़्यादा यकीन रख सकते हैं कि हाउ श्योर कैन वी बी ऑफ दिस? गालिबन आप ये पूछना चाह रही हैं कि जो चीज़ें हमें मालूम हैं उसके बारे में हम कितने पूरे एतमाद हैं कि वो चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि हमने और आपने ये शुरू किया कि 5 फोर्सेस से शुरू किया। वो 5 फोर्सेस वैसे मौजूद हैं, वो कहीं गई नहीं है। यूनिफिकेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है मेरा ख्याल आपके क्वेश्चन से। आपका क्वेश्चन इस तरह से शुरू होना चाहिए था कि गालिबन एरिस्टोटल साहब तो एक बहुत ही ज़हीन और बहुत ही अबकरी किस्म के इंसान थे। तो आज तक जो लॉन्गेस्ट पीरियड रहा है किसी थ्योरी के सर्वाइवल का, वो एरिस्टोटेलियन थ्योरी ही है ऑफ मोशन एंड एग्जिस्टेंस और व्हाटएवर कॉज एंड इफेक्ट की जो थ्योरी है, कॉज एंड इफेक्ट कह लें या जो भी मोशन की जो थ्योरी है, वो एरिस्टोटेलियन रही है। और उसके बाद जब गैलीलियो साहब आए और उसके बाद न्यूटन साहब आए, तो उन्होंने बिल्कुल इसको यकसर पलट के रख दिया। और फिर उसके बाद जो मॉडर्न फिज़िक्स का जो रेवोल्यूशन है, जिसकी आगे गालिबन बात होनी चाहिए किसी वक्त, उसने तो इंसानी जो कॉमन सेंस है उसको बिल्कुल तहोबाला करके रख दिया। तो और उसने ये कहा कि जी जितनी बातें आप पहले किया करते थे उन सब को जब तक आप जहन से निकालेंगे नहीं, तब तक आपको आगे की कोई बात समझ नहीं आने लगी। ठीक है, तो यहाँ से सवाल ये शुरू होता है कि ये फिर नॉलेज है क्या, सच किसे कहते हैं, और फैक्ट क्या होता है, और जो बातें जिन बातों को हम कोट अनकोट साइंस कहते हैं और उनमें बहुत बिलीव करते हैं, वो आखिर फिर हैं क्या? क्या हमारे पास जो अब चीज़ें मौजूद हैं हमें उन पे कितना यकीन होना चाहिए कि वो कल कला को फिर दोबारा चेंज नहीं हो जाएंगी? तो यहाँ पर एक बात तो ये याद रखें इस बात में कि जो चीज़ें हमें मालूम हैं, हमें सिर्फ एक चीज़ का यकीन है कि ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इनमें अगर तो आप एक ख़ास रिजीम में हैं, अगर आपने रॉकेट उड़ा के मून तक पहुंचाना है तो ठीक है, आप क्लासिकल मैकेनिक्स यूज़ कर लेंगे और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने अगर किसी प्लैनेट से उसको बूस्ट देना है अपने रॉकेट से, वो भी काम हो जाएगा। और जो आपका रॉकेट है उसका डिज़ाइन भी वही होगा जो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है, और सब कुछ जो है, अगर आपने सुपरसोनिक जो आजकल बड़ी दौड़ चल रही है मुल्कों के दरमियान मिसाइल बनाने की, अगर वो भी बनाने हैं तो उसके लिए भी क्लासिकल मैकेनिक्स काफ़ी है। लेकिन अगर आपने
पार्टिकल्स की बात करनी है जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब मूव कर रहे हों और उनकी लाइफ टाइम और इस तरह की चीज़ों को देखना है तो फिर आपको स्पेशल रिलेटिविटी देखनी पड़ेगी और वो भी बिल्कुल ठीक आपको रिजल्ट्स देगी। लेकिन अगर आप कहें कि जी यूनिवर्स की असल हकीकत क्या है, यानी कि तह दर तह जब सब छिलके उतरेंगे तो आखिर में क्या निकलेगा, पहली तो बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि सारे छिलके ख़त्म हो जाएं, लेकिन जब वो सब छिलके उतर जाएंगे और तह दर तह जो चीज़ नीचे से निकलेगी वो क्या होगी, वो हमें यकीन है कि ये नहीं होगी जो इस वक्त हमने पोस्टुलेट की हुई। और बहुत सारी बातें हैं जो हमें बताती हैं कि ऐसा होगा। मिसाल के तौर पर हमें यह मालूम है कि जब आप ऐसे किसी रीजन में पहुंच जाएं जहां पर आप एक ब्लैक होल लें और वो इवेपोरेट होने के बिल्कुल करीब हो, यानी उसका मैस बहुत कम हो, या एक बहुत बड़ा मैस लें और उसका उसको आप एक ब्लैक होल बना दें और उसका जो क्या उसे कहते हैं इवेंट होराइजन वो प्लैंक साइज़ का हो, यानी बहुत ही छोटा हो, तो तब आपको मालूम नहीं कि ना जीआर आपको बताती है कि क्या करना है उस सूरत में, और ना क्वांटम मैकेनिक्स आपको सही तरीके से बताती है कि उस सूरत में क्या करना है। जबकि आपको मालूम है अगर ब्लैक होल आपने देख लिए हैं, आपको ये भी तकरीबन अंदाज़ा है कि ब्लैक होल इवेपोरेट भी होते हैं और किसी वक्त में वो बहुत छोटे भी हो जाएंगे, और ये भी हमें मालूम है कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल भी मौजूद हो सकते हैं। इन सारी बातों की सूरत में जब वो ऐसी सूरत हाल आएगी तो उस सूरत हाल में हमने क्या करना है, या अगर यूनिवर्स को हम पीछे लेते जाएं और वो यूनिवर्स इतनी छोटी हो जाए कि अगर वो प्लैंक साइज़ की हो जाए तो फिर उस सूरत में हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, हमें कुछ मालूम नहीं है। और आइडिया यही है कि वो थ्योरी जो इन चीज़ों को कंबाइन करेगी, ख़ासतौर पर जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को, वो इन चीज़ों की सवालों के जवाब देगी। और उसका स्ट्रक्चर ज़ाहिर है वो नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई एक स्ट्रक्चर होता तो अब तक जितनी हम कोशिश कर चुके हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है लेकिन जितनी हम कोशिश कर चुके हैं हम कुछ ना कुछ उसमें से बना लेते। अब नज़र यही आ रहा है कि ये जो चीज़ें हमें सामने दिखाई दे रही हैं ये चीज़ें इसी तरीके से नहीं होंगी, बल्कि इनमें कुछ ना कुछ तो नहीं, एक बहुत रेडिकल चेंज आपको लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर रिजवान आ गए, ये आपको गालिबन कुछ और मज़ीद बेहतर बता सकेंगे, लेकिन मिसाल के तौर पर अब ये मैं एक अपना बायस बयान करने लगा हूँ और रिजवान गालिबन इससे मुत्तफिक नहीं होंगे। वो ये है कि हमने जब स्ट्रिंग थ्योरी बनानी शुरू की, अगर वो स्ट्रिंग थ्योरी ठीक है भी तो इट कांट बी द फाइनल थ्योरी। वो आपको ये नहीं बताती कि स्पेस टाइम कहाँ से आता है, वो आपको ये नहीं बताती कि ये जो डायमेंशंस हैं, लार्ज डायमेंशंस जो हैं वो 4 क्यों हैं और उसकी अपनी डायमेंशन जितनी है वो उतनी क्यों है। वो ये नहीं बताती कि टोपोलॉजी चेंज जो है अगर वो हुआ है शुरू में तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। या हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस को अब उन्होंने डील करना शुरू कर दिया हो, लेकिन वो थ्योरी भी अगरचे काफ़ी सिमिलैरिटी रखती है क्योंकि वो उन्हीं खतूत पे बनाई गई है। लोगों का ख्याल था कि चूँकि क्वांटम फील्ड थ्योरी लोगों को बहुत अच्छे से तरीके से करनी आ गई थी, तो लोगों का ख्याल था कि वो पार्टिकल्स से अब स्ट्रिंग्स पे चले जाएंगे तो गालिबन उनका मसला हल हो जाएगा। लेकिन आइडिया उनका यह था कि किसी तरीके से हम एक स्पिन 2 पार्टिकल ढूंढ लें जो कि एक मीडिएटर हो, तो फिर हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा, तो क्योंकि ग्रेविटी फिर क्वांटाइज हो जाएगी। लेकिन बहरहाल और लोगों का ख्याल था कि गालिबन ये इतनी सिंपल बात नहीं है। तो अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं ज़रा बताता चलूँ कि कभी कभार ऐसे होता है कि मैं बातें करते करते ज़रा टेंजेंट पे निकल जाता हूँ और फिर मुझे याद नहीं रहता कि मैं क्या बात कर रहा था। तो अगर ऐसा हो जाए तो आप मुझे ज़रा याद करवा दिया करें कि मैं शुरू में बात कहाँ से शुरू करनी की थी। गालिबन क्या बात हो रही थी लाइजा? सर शुरू यहीं से हुआ था कि जो हम 5 फंडामेंटल फोर्सेस से 4 अर्थिंग हाँ, पे आए, तो तो हम कितना यकीन हाँ रख सकते हैं हाँ कि तो मैं कहने ये लगा, हाँ, कह मैं ये रहा था कि वो हमें कितना यकीन है कि ये थ्योरी, हाँ, तो मैं कहने ये लगा था कि वो थ्योरी भी जो कि हमने बिल्कुल देख के साथ साथ रख के क्वांटम फील्ड थ्योरी के बनाई है और उन्हीं खतूत पे बनाई है, सिर्फ स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज किया, वो अपनी ज़ात में फिर भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। वो इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ है कि आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो किसी भी उस थ्योरी से मुशाबहत रखती है जो कि हमारे पास पहले से मौजूद है। जबकि और जो थ्योरीज हैं क्वांटम ग्रेविटी की, वो तो बिल्कुल ही स्ट्रक्चर को चेंज कर देती हैं और वो ये बताती हैं कि आप जो कुछ अब तक सोचते आए हैं वो बिल्कुल भी फंडामेंटल लेवल पे या जो फंडामेंटल रियलिटी वो बिल्कुल उसको कॉरिस्पॉन्ड नहीं करता। सो मोस्ट प्रॉब्ली जब भी हम ये कुछ चीज़ आगे देख पाएंगे तो ये जो कुछ आपके सामने है ये सब कुछ अपनी फंडामेंटल हालत में, यानी कि
अपने स्ट्रक्चर की हालत में चेंज हो जाएगा। ये अलग बात है कि अगर आपने वही बात में कर रहा था कि रॉकेट अगर आपने मून पे भेजना है तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स ही है, और अगर आपने एटम डिस्क्राइब करना है तो वो क्वांटम मैकेनिक्स ही है, और अगर आपने ये जो है एक्सेलरेटर में जो कोलिजन्स हैं उनको डिस्क्राइब तो क्वांटम फील्ड थ्योरी है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो कुछ हम जानते हैं क्या वो चेंज हो जाएगा? यकीनन। और यही ऐसे ही होता है कि आप चीज़ों को लेके चलते हैं, और कभी भी आप अगरचे आप ये बिलीव कर रहे होते हैं, अगर आप रियलिस्ट हैं तो आप ये बिलीव करते हैं कि देयर इज़ अ फाइनल रियलिटी दैट वी आर ट्राइंग टू एक्सेस, लेकिन आप ये कभी भी नहीं सोचते कि आप उस जगह तक पहुंच गए, क्योंकि कल कला को कोई भी एक नई बात सामने आ सकती है जिसकी वजह से आपका सब कुछ तहोबाला हो सकता है। और जहाँ तक हमें मालूम है कि अब जो हमारे पास थ्योरी आने वाली है, जो कि आ जानी चाहिए अब अगले 10, 20, 25, 30 साल में, तो वो तकरीबन सब चीज़ों को चेंज कर देगी। जी यहाँ पे मैं डॉक्टर रिजवान खालिद को खुशामदीद कहती हूँ। वो आए हमारे सेशन में। डॉक्टर रिजवान खालिद आजकल स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग लम्स में पढ़ाते हैं। इससे पहले वो नस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करते थे फ़िज़िक्स में, और वो एक टाइम पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थे फ़िज़िक्स के नस्ट में। डॉक्टर रिजवान ने अपनी पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से हासिल की, और डॉक्टर रिजवान जब डॉक्टरेट स्टूडेंट थे वहाँ पे, तो वहाँ पे उनको डेकर पाटा, इफ आई प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, वो प्राइज़ भी उनको मिला जो कि बेस्ट रिसर्च पेपर्स के लिए अवार्ड किया जाता है। तो सर खुशामदीद। पहले तो अभी जो हमारी डिस्कशन चल रही थी रोशनी डालना चाहे। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलामुअलैकुम, अब मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? आवाज़ पहुंच रही है क्या? चलिए, बहुत अच्छा हो गया। मैं सबसे पहले तो मैं आपको मददू करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा ये कि मैं थोड़ा सा इस गुफ्तगू में कूद रहा हूँ, क्योंकि जो आपका सवाल था वो तो मैंने नहीं सुना, लेकिन जो बीच में जवाब दे रहे थे मकबूल, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि सवाल किस नौइयत का चल रहा था। फिर एक मरतबा आपने बीच में अपना सवाल दोहरा भी लिया। तो मैं ठीक है, मकबूल ने जो बात की है मैं उससे उमूमी तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ज़रा थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहूँगा, वो ये है कि जो बात मकबूल ने भी यही कहा है कि एक नई थ्योरी के आ जाने का मतलब ये नहीं होता कि जो कुछ आप पहले सीखते आए हैं वो सब गलत है। हर चीज़ के लिए एक रेजीम है ऑफ एप्लीकेबिलिटी, एक रीजन है जहाँ पर कुदरत के कवानीन एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज देना मैं ज़रूरी समझता हूँ, ख़ास तौर पे इस तरह के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि बीच में कोई ना कोई शख्स आ जाता है कि भाई अगर फिज़िक्स के लॉज जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, और जब नया लॉ आता है तो एक नोबेल प्राइज़ विनिंग काम होता है, तो फिर ये देखें जी हमने पानी से गाड़ी चला कर दिखा दी है, तो अब ये तो बड़ा अच्छा काम है। तो आई मीन ये काम जो है ना, ये इस तरह से फिजिक्स इस तरह से आप इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते इसको। ठीक है जी। तो बात ये है कि हमने मतलब इस पूरे अरसे में, मतलब ये सारा मैं कहूँगा कि एक लिहाज से एक डिस्कवरी का ज़माना है जो एक अरसे से चला आ रहा है, कई सदियों से चला आ रहा है। हम अपने 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 अंदाज में अपने इर्द गिर्द मुशाहिदे के ज़रिए ये समझना चाह रहे हैं कि ये कायनात किस तरह से काम करती है, और उसमें हम जिस हद तक कामयाब होते हैं इसमें जाहिर है कि इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारा मुशाहिदा कितना वसी है और कितना बारीक बीनी से किया जा रहा है। तो जब तक आप किसी बहुत ज़्यादा तेज चलते हुए पार्टिकल को नहीं देखते,
तब तक आपको आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी की ऐसी जरूरत नहीं होती। तब तक जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है इट इज वेरी गुड, वो आपके तमाम तर सवालात के आपको जवाब देती है। अच्छा, अब एक चीज जो अभी मकबूल ने कही, मैं उससे हल्का सा इख्तलाफ भी कर लूं। देखिए, बेशक मुख्तलिफ थेरीज जो हैं वो कभी भी मेरे ख्याल में ये सोचना कि जी हमारे पास एक थेरी होगी जो हर तरह के सवाल का, हर तरह की चीज का जवाब दे देगी, दैट इज प्रोबेबली नॉट गोइंग टू हैपन। अगेन आइडिया यही है कि हम प्रोग्रेसिवली एक बेहतर से बेहतर सूझबूझ की तरफ चलें। ठीक हो गया? तो एक जिस चीज से मैंने इख्तलाफ करना है वो ये कि मकबूल ने शायद चलते हुए ये कह दिया था कि स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो इस सवाल का जवाब नहीं देती कि नंबर ऑफ डायमेंशंस इतनी क्यों है। तो लार्ज डायमेंशंस तक तो उनकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ डायमेंशंस टू एक्चुअली राइट डाउन स्ट्रिंग थ्योरी की बात करूं तो वो स्ट्रिंग थ्योरी में फिक्स हो जाती है, उसमें फ्रीडम नहीं रहता। तो वो जो एक नंबर आया था जब पहले स्ट्रिंग थ्योरी का, अगर मैं मतलब वो हल्का सा सिर्फ बता दूं, मतलब तारीखी एतबार से पहले लोग जो है वो सिर्फ एक बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी की बात कर रहे थे। तो it turned out कि it only made sense in 26 dimensions। और उसके बाद फिर जाहिर है उसको उसके अंदर फर्मियंस की भी जिक्र करना था। अब ये मतलब हम कुछ ऐसी इस्तिलाहात में जा रहे हैं, दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक बोसॉन्स और एक फर्मियंस, और ये दोनों कायनात में पाए जाते हैं। अगर आपकी थ्योरी को डिस्क्राइब करना है कायनात को, तो उसे दोनों तरह के पार्टिकल्स, दोनों तरह की फील्ड्स को डिस्क्राइब करना होगा। तो जब उसको डालते हैं तो फिर स्ट्रिंग थ्योरी के जो नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं वो फिर से फिक्स हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ डायमेंशंस की हद तक तो वो उसको वो एक तरह से फ्री पैरामीटर नहीं रहता इन स्ट्रिंग थ्योरी। अगेन सवाल ये कि क्या वो तमाम सवालों के जवाब दे रही है, तो अब जाहिर है कि नहीं। अगर ऐसा होता तो अब तक इस चीज पर बहस ही ना होती कि स्ट्रिंग थ्योरी दुरुस्त है या नहीं, ये आगे बढ़ने का सही तरीका है या नहीं, इसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं है। कुछ लोगों को स्ट्रिंग थ्योरी पसंद है, वो उसमें अपनी रिसर्च करते हैं, अपना करियर बनाते हैं और उसमें जारी रखे हुए हैं। कुछ लोगों को ये तरीका जो है वो दुरुस्त नहीं लगता, उन्हें लगता है कि हमें काविशें किसी और जहत में करनी चाहिए, तो वो उस तरफ चल निकलते हैं। सही। अब क्योंकि हम लोग बात नेचुरल लॉज वगैरह की करें, तो ऐसे केस में कोई चीज़ आप बता सकते हैं जो कि अननेचुरल कंसिडर की जाए? वैसे तो स्ट्रिंग थियरी जो है उस पर लोग काम कर रहे हैं, एंड कुछ लोग जो है उससे अग्री करते हैं, कुछ लोग जो है उनकी कुछ बातों से नहीं अग्री करते हैं। तो इस तरह नेचुरल लॉज के लिए भी कुछ है इस तरह का? देखिए, पहले जो आपने अभी ये ज़बान इस्तेमाल की कि कुछ लोग स्ट्रिंग थ्योरी से एग्री करते हैं, कुछ लोग डिसएग्री करते हैं, मेरे ख्याल में ये कहना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स जो है वो कहेगा कि अच्छा हाँ भाई स्ट्रिंग थ्योरी बिल्कुल ठीक है, और ना ही कोई ये कहेगा कि हाँ भाई ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अपना एक पसंद की बात हो सकती है, अपने एक टेस्ट की बात हो सकती है। देखिए, जो नेचुरल लॉज हैं, जो कवानीन हैं नेचर के, उनका टेस्ट हमेशा मुशाहिदा होगा। हमारे जो भी कवानीन हैं, क्या वो मुशाहिदे से मुमासलत रखते हैं या नहीं? अगर रखते हैं तो दुरुस्त, नहीं तो नहीं। ठीक है? तो अभी पहले आप बात कर रही थी, इलेक्ट्रोवीक मॉडल का जिक्र किया था किसी ने, तो ये एक थ्योरी थी जो जिसके लिए मुझे यकीन है जितने भी सुनने वाले हैं वो जानते हैं अब्दुल सलाम को और वाइनबर्ग और ग्लासहाउ की इसमें मेजर कंट्रीब्यूशंस थी। उन तीनों को नोबेल प्राइज भी मिला।
इस थ्योरी को डेवलप करने में, लेकिन उस थ्योरी का जो आखिरी एक हिस्सा था, एक जुज़ था, वो हिग्स बोसॉन था, जो उस थ्योरी की प्रेडिक्शन थी इलेक्ट्रोवीक मॉडल की। ठीक है, सलाम गुजर भी गए, थ्योरी देके नोबेल प्राइज लेके गुजर भी गए, और ये 1979 में गालिबन नोबेल प्राइज दिया जा चुका था। लेकिन उस थ्योरी का जो आखिरी जुज़ है वो हिग्स बोसॉन है। वो हिग्स बोसॉन अब जाके, अब चंद बरस पहले कंफर्म हुआ कि वो वाकई एग्जिस्ट करता है, उस तरह का हिग्स बोसॉन जिस तरह का इस थ्योरी ने जिसको प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हुआ करता है, इसमें आप एक पॉइंट पे जाकर रुक नहीं जाते। जब तक हिग्स बोसॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, जब तक हम हिग्स बोसॉन को पहचान नहीं पाए थे कि अच्छा ये है वो हिग्स बोसॉन, जब तक हमने मुशाहिदे के जरिए देख नहीं लिया था कि ये हिग्स बोसॉन है, तब तक इस हिग्स बोसॉन के अलावा फ्रेमवर्क्स मौजूद थे और लोग उनके ऊपर काम कर रहे थे। कुछ लोगों को फिर वही बात है, कुछ लोगों को वो थेरीज, कुछ वो आइडियाज, उसमें काम करने का मजा आता था और कुछ लोगों को नहीं आता था। तो कुछ लोग उस पर काम करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। लेकिन जो चीज तय पाई, जो मतलब एक लेट्स से जिसको आप डिसाइडिंग पॉइंट कहते हैं, वो एक्सपेरिमेंट से ही आता है। अब आपने अननेचुरल लॉज का जिक्र किया। अननेचुरल तो कुछ नहीं होता है। अननेचुरल क्या होता है? What you see around you, आपके आसपास जो है वो सब कुदरत का, कायनात का हिस्सा है। जिस चीज को आप किसी भी मुशाहिदाती अमल से आप किसी चीज को देख सकती हैं, किसी चीज को आप महसूस कर सकती हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट में, वो सब कायनात का हिस्सा है, वो सब कुदरत का हिस्सा है। तो फिर अननेचुरल लॉ की कोई तुक नहीं बनती। या अगर आप वजाहत कर सकें कि आप क्या कहना चाह रही हैं, तो फिर इस पर मजीद बात हो सकती है। सर इसी तरह से था कि नेचुरल लॉज के हिसाब से भी कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो हमें अभी तक क्या पता नहीं समझ आई हो। तो ऐसी कोई चीज़ आपके जहन में है, आपके इल्म में हो कि जो अभी तक अननेचुरल या फिर मुख्तलिफ कंसिडर की जा रही है? अब मुझे समझ नहीं आई कि आपका सवाल क्या है। देखिए, अगर आपका सवाल ये है कि क्या हमने कुछ ऐसे मुशाहिदात किए हैं जिनके लिए हमारे पास कोई थ्योरेटिकल जवाज मौजूद नहीं है, जी। तो इस सवाल का यकीनन जवाब है कि बिल्कुल। ठीक है, मतलब ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी हमें समझ नहीं आई हुई। अगर देखिए, बात सुनिए, अगर हमें सब समझ आ जाए तो मेरी तनख्वाह कोई नहीं देगा। ठीक है, मतलब फिर तो काम खत्म हो गया ना। फिर भी सब कुछ समझ आ गया, फिर अब फिजिक्स में रिसर्च खत्म हो गई, फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी क्या, मतलब मैं तो बहुत एक अदना सा रिसर्चर हूँ। दुनिया में कोई किसी को भी तनख्वाह नहीं देगा फिजिक्स में काम करने की। अगर आप ये कहें कि भाई तमाम जो नेचुरल लॉज हैं अब हमें अच्छे से समझ आ गए और इसमें कुछ नहीं रह गया, तो जाहिर है बहुत से ऐसे मुशाहिदात हैं जो कि हमारी समझ में नहीं आए। हमें नहीं मालूम कि हमने ऐसी चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं और हमें नहीं पता कि इसकी हकीकत क्या है। तो ऐसा तो बहुत कुछ है। मैं एक चीज़ का जिक्र तो भी पहले मकबूल कर चुके हैं कि हमारे पास दो बहुत अच्छी, बहुत वेल टेस्टेड थ्योरीज मौजूद हैं, जिसमें एक आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। ठीक है, जो कि हमारे जो ग्रेविटी को एक्सप्लेन कर रही है, और उसके अलावा हमारे पास क्वांटम थ्योरी है, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इनकंसिस्टेंट, एक दूसरे के साथ ये आपस में बात नहीं कर सकते। हम ऐसे फ्रेमवर्क को विजुअलाइज कर सकते हैं, हम ऐसी चीजें जानते हैं, हम जैसे ब्लैक होल्स का जिक्र किया था मकबूल ने,
जहां पर हमें मालूम है कि एक थ्योरी काफी नहीं है इस ब्लैक होल्स की हकीकत को समझने के लिए, और दोनों इकट्ठे मिलके हमें एक कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क हमारे पास नहीं है। तो यकीनन ये तो सिर्फ एक बात होगी, इसके अलावा भी ढेर सारी बातें हैं। डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, ये तो बड़े बड़े सवालात हैं। फिर छोटे छोटे ढेर सारे सवालात हैं जिनमें से कुछ का जिक्र मकबूल ऑलरेडी कर चुके हैं। भाई क्या वजह है कि हमारी कायनात जो है, हम जिस कायनात में रह रहे हैं, ये 4 डायमेंशंस है। भाई अब से पहले तक तो अब से कुछ अर्सा पहले तक, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, करीब 120 साल पहले तक, बल्कि 115 कहना चाहिए, ये 4 नहीं 3 डायमेंशंस थी। अब अचानक हमें एहसास हुआ, आइंस्टाइन को एहसास हुआ कि नहीं भाई 3 डायमेंशंस काफी नहीं है, 4 होनी चाहिए। क्या वाकई 4 हैं कि नहीं है? वी डोंट नो। अच्छा, ना सिर्फ ये कि हमें ये नहीं पता कि हमारे फंडामेंटली डायमेंशंस, नंबर ऑफ डायमेंशंस कितनी है, और वो जाहिर है हमें इसीलिए नहीं पता कि हमारे पास कोई, मतलब हम मुशाहिदा जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाएगा तो हमारे मजीद हकीकतें हम पर वाह होती जाएंगी। और इसी के साथ जुड़ी हुई बात यह है कि कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो ये हतमी तौर पर कहे कि हमारे पास इतनी ही डायमेंशंस होनी चाहिए। तो जाहिर है फिर ये भी एक सवाल है। फिर मतलब इस तरह के ढेर सारे सवालात हैं, और वो फिर हर फील्ड में, फिजिक्स के डिफरेंट ब्रांचेस में, डिफरेंट फील्ड्स में बहुत से सवालात रह जाते हैं, और बुनियादी फिजिक्स, फंडामेंटल फिजिक्स में भी इसी तरह से ढेर सारे सवालात। सही। डॉक्टर मकबूल, अगला सवाल आपसे। अच्छा, उससे पहले मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि अगर आपके भी कोई सवालात हों तो आप चैट में भेज सकते हैं। हमारा आखिर में Q&A सेशन होगा, और अगर बीच में कोई सवाल ऐसा लगा कि रेलेवेंट है तो वो बीच में भी आपका बता दिया जाएगा गेस्ट्स में से इसको। तो डॉक्टर मकबूल, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी ऐसा है कि हम एक सिस्टम में रहते हुए इस सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये किस हद तक हमें मदद करता है समझने में से? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। अच्छा, ये सवाल जो है इसको बहुत से डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो टैकल किया जा सकता है। असल बात यह है कि हमने आज तक जितनी फ़िज़िक्स की है उसमें हम आम तौर पे सिस्टम को आइसोलेट कर लेते हैं। हम सिस्टम को आइसोलेट कर लेते हैं, एक ऑब्जर्वर होता है और वो ऑब्जर्वर कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करता है और उसमें से हम पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आप उसी एक्सपेरिमेंट को, अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मुख्तलिफ़ कंडीशंस के साथ बहुत दफ़ा से कर सकें, तो आपके पास बहुत सा डेटा इकट्ठा हो जाता है और उस डेटा में से आप पैटर्न्स तलाश करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम थ्योरी फॉर्मिंग का नाम देते हैं। तो अब अगर आप ऐसी सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ऑब्जर्वर जो है वो रियलिटी का हिस्सा है या ऑब्जर्वर कोई मौजूद नहीं है, तो फिर सूरत हाल जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। उसके लिए फ़िलहाल हमारे पास ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जो हम क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी जो है उसकी तरफ ही देख रहे हैं कि वो किस तरीके से इस चीज़ को डील करने की कोशिश करती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि कोई भी जो थ्योरी है जो अब आएगी कि उसके लिए कि वो किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करती है ऑब्जर्वर को रियलिटी के अंदर। तो और अगर वो ऑब्जर्वर से मुकम्मल तौर पे छुटकारा पाना चाहती है तो फिर उसके लिए उसे कुछ और करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर और बहुत से मसाइल जो आ जाएंगे कि जैसे टाइम एवोल्यूशन है, वो टाइम एवोल्यूशन मौजूद होगी, टाइम का कोई कॉन्सेप्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो बहुत एक लिहाज से कॉन्शियसनेस या इन चीज़ों से रिलेटेड है या इस बात से रिलेटेड है कि आप अगर एक चीज़ टाइम में इवॉल्व हो रही है तो मुख्तलिफ इंस्टेंट्स के ऊपर आप
कोई डेटा जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें ऑब्जर्वर से रिलेटेड हैं। अब अगर ये सब चीज़ें आप निकाल देना चाहते हैं, और एक ट्राई इसकी हो भी चुकी है जिसे क्वांटम कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, कि आप पूरी की पूरी यूनिवर्स का कोई वेव फंक्शन लिखने के लिए लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वही इंटरप्रिटेशनल इश्यूज आ जाते हैं कि फिर उसका मतलब क्या है। वो आपके पास जो दूसरी क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें तो एक क्लासिकल सिस्टम है, ऑब्जर्वर बाहर बैठा हुआ है और वो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है, सिस्टम और कोट एंड कोट जो जिसे भी वेव फंक्शन कोलैप्स कहते हैं, या और भी जो भी आपकी फेवरेट डिस्क्रिप्शन है क्वांटम मैकेनिक्स की, उसके मुताबिक वो एक प्रोबेबिलिस्टिक पिक्चर जनरेट होती है। आपके पास कुछ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें कुछ आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस किसी एक ख़ास चीज़ की हैं, सो उस ख़ास चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है वो आप फ्रीक्वेंसी अप्रोच में इस तरह से दे देते हैं कि जी आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लें और उसकी रेशो निकाल लें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको एक ख़ास सबसेट के लिए मिली है, तो उस सबसेट की प्रोबेबिलिटी जो है वो इस तरह से आप निकाल लेते हैं। लेकिन अब चूँकि अगर आप इस तरह से नहीं करना चाह रहे, तो ये एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप ऑब्जर्वर को रियलिटी के अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, या ऑब्जर्वर से मुकम्मल तौर पे कैसे छुटकारा हासिल करना चाहेंगे। जी इसी से मिलता जुलता एक और सवाल जो कि मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी। अभी तो हम बात कर मेरा रहे थे ख्याल है कि observer रिजवान से। को भी इस बारे में कुछ कह लेने दें। जी जी डॉक्टर रिजवान। जी आप अपना सवाल एक मर्तबा दोहराएंगे? सर सवाल ऐसा था कि हम एक सिस्टम में रहते हुए उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये किस हद तक हमें महदूद करती है? आप कायनात से बाहर निकलकर इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब मुझे देखिए, मुझे अब आपका सवाल कितना जेनेरिक है, इसका क्या एग्जैक्ट क्या मतलब है? इसका मतलब अगर मैं ये निकाल लूं कि आप कायनात से बाहर निकलकर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो doesn't make any sense, right? तो जाहिर है हम जो चीज़ देख रहे हैं, जो हम मुशाहिदा कर रहे हैं, हम शायद कहीं कहीं आप ज़रा थोड़ा सा वजाहत करें, आपका कहीं इस तरफ तो नहीं कहना कि हम मतलब लेट्स से एक साइंटिफिक डेवलपमेंट जो होती है वो it relies as I forget कि किसने कहा था कि but we stand on shoulders of giants, कि हम एक फ्रेमवर्क चला आ रहा है, उसी में हम मतलब एक करेक्शंस करते हैं, उसी को समझने की कोशिश करते हैं उसी तरह। क्या आप उस तरह की कोई बात कर रही हैं? क्या आपका एग्जैक्ट सवाल क्या है? जी बिल्कुल सर, इसी तरफ ही था मेरा सवाल कि अभी जिस तरह हम नेचुरल लॉज को भी जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा हम इस कायनात में रहते हुए इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये किसी तरीके से हमें लिमिट करता है, जिस तरह सिर्फ डॉक्टर मकबूल ने को निकाल के जिस तरह से अगर हम स्टडी करना चाहें, तो ये वाला पॉसिबल हो सकता है हमारे? हाँ जी, डॉक्टर मकबूल ने तो खासा एक वो टेक्निकल तरफ बात को चला दिया। अब उसमें तो मतलब देखिए ना, उसमें तो खैर वो यकीनन अपनी तौर पर सवालात अपनी जगह पर होंगे। मैं आपका सवाल समझना चाह रहा हूँ कि आपका सवाल क्या है। सर मेरा यही था कि हम इस कायनात में रहते हुए कायनात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम एक सिस्टम में रह वो रहे ये हैं। कहना चाह रही हैं, असल में वो ये कहना चाह रही हैं कि जब ऑब्जर्वर रियलिटी का पार्ट होता है, तो ये ऑब्जर्वेशन को किस हद तक रिस्ट्रिक्ट करता है? क्या हम उससे कोई मीनिंगफुल नताइज निकाल सकते हैं? क्या ऐसे, क्योंकि हमने अब तक जो कुछ भी किया है वो यही किया है कि हम सिस्टम को आइसोलेट करके उसको स्टडी करते रहे हैं। अगर आपने सोलर सिस्टम को देखना है तो फिर आपने कहना है कि ये सन है और इसके गिर्द 9 या प्लैनेट्स हैं और कुछ छोटा मोटा सामान है और ये हो गया। अगर आपने गैलेक्सी को स्टडी करना है तो आपने उसको आइसोलेट कर लेना है और आपने देखना है कि जी कितनी गैलेक्सीज किस तरीके से बनती हैं। और यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है वो रियलिटी से जिसको स्टडी कर रहा है उससे अलग है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर खुद रियलिटी का पार्ट होगा तो फिर उस ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होगा, ये कहना चाह रही। देखिए ओके, देखिए अगर तो ये बात है कि ऑब्जर्वर को क्या हमने
एक तो मैं थोड़ा सा ये जिक्र करता चलूं कि एक चलते थे जिस तरह से अगर आप कोई पुरानी अगर कोई टेक्स्ट बुक उठाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, तो उसके अंदर ये जो तखसीस है एक ऑब्जर्वर की, कि ऑब्जर्वर एक क्लासिकली हम उसको ट्रीट करेंगे और जो ऑब्जर्व्ड है वो उसके लिए क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन होगी। ये चीज़ बयानी ही इन अल्फाज में लिखी जाती रही है। बहुत मतलब बड़ी जो अपने दौर के बड़े बहुत मतलब बहुत अच्छे थ्योरेटिशियंस थे, लैंडाउ फॉर एग्जांपल, उनकी किताब में ये चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन की गई कि जो ऑब्जर्वर है उसको हम एज ए क्लासिकल पर्सन ट्रीट कर रहे हैं, विच मीन्स कि आपने यहीं से आपने उसको ऑब्जर्वर को आपने बिल्कुल अलहदा करके खड़ा कर दिया अपने क्वांटम एक्सपेरिमेंट से। मॉडर्न व्यू पॉइंट हाउएवर ऐसा नहीं है। यू डू थिंक ऑफ any interaction as being described in quantum mechanics. अब जिस तरफ मकबूल बात को लेके चल रहे हैं, फ्रैंकली मुझे उसका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करूँगा। तो लेकिन I don't know, तो I don't want to say much about it. सही है। इसी से अगला सवाल जो था कि अभी तो हम बात कर रहे थे कि हम ऑब्जर्वर को अगर निकाल लें सिस्टम से और इसके बाद उसको देखें, अभी हम नेचुरल लॉज और प्रिंसिपल्स को जिस तरह से बयान करते हैं उसमें मैथमेटिक्स भी इस्तेमाल होती है। तो क्या इस पे कोई पाबंदी है कि नेचुरल लॉज को सिर्फ मैथमेटिक्स की मदद से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी मुमकिन है कि आप मैथमेटिक्स इस्तेमाल किए बगैर या मैथमेटिक्स के अलावा भी किसी तरीके से लॉज को डिफाइन कर सकें? ये तो मेरे ख्याल में एक नेचुरल लॉज की बहुत बड़ी एक पावर है कि वो एक नीट मैथमेटिकल अंदाज में लिखे जा सकते हैं। अब जबकि वो लिखे जा सकते हैं, तो देखिए जब आप किसी चीज़ को मैथमेटिकली लिख लेते हैं तो फिर वो एक क्वांटिफाइबल हो जाती है, उसको डायरेक्टली क्वांटिफाइबल हो जाती है, विच मीन्स कि उसको एक्सपेरिमेंट के साथ उसको मैच करना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो जाती है। ठीक हो गया? तो अब इसमें जो है आई गेस फिलोसॉफिकली बात एक ये भी है कि आप मैथमेटिकल सिस्टम्स अगर आप देखें तो मैथमेटिकल सिस्टम्स जो हैं वो लॉजिक के चंद बुनियादी उसूलों के ऊपर चलते हुए आप डिफरेंट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स खड़े कर सकते हैं, और मैथमेटिशियंस ये काम करते आ रहे हैं। अब क्या वो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो किसी फिजिकल रियलिटी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये एक अलहदा सवाल है। लेकिन हमने देखा बहरहाल यही है कि हमारे जो कुदरत के कवानीन हैं उनको हम बहरहाल बहुत नीटली मैथमेटिकली लिख पा रहे हैं, और ये मेरे हिसाब से तो ये एक बेनिफिट है रादर देन वरीइंग टू मच अबाउट कि जी ऐसा क्यों है, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई हम उसके बगैर कर सकें। I would ask the question कि अगर इसके अलावा कोई कुछ किया जाए तो how would that be quantifiable, और अगर वो क्वांटिफाइबल नहीं है तो फिर आप उसको किस तरह से टेस्ट कर सकेंगे। तो यस, हमारा जो भी पैराडाइम है उसमें हमने जो कुदरत के कवानीन हैं हमने उनको टेस्ट करना है एक्सपेरिमेंटली, उसके लिए हमें क्वांटिफाई करना ज़रूरी है। Maqbool will have a lot more to say on this thing and then maybe we can come back to the point. हाँ, मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेरा ख्याल था कि जो लिस्ट आपने भेजी थी उसमें जो सबसे अच्छा क्वेश्चन था गालिबन वो यही था, और इसमें बहुत सा कुछ जो है वो कहा जा सकता है, और मैं कुछ
कोशिश करता हूँ कुछ कहने की, फिर अगर किसी पॉइंट को आप मज़ीद चाहते हैं कि उसको एलेबरेट किया जाए तो फिर वो मुझे बताएं, तो मैं उसके ऊपर मज़ीद कुछ कहने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से पहले थोड़ा सा ये देख लें कि जब आप कहते हैं कि साइंस या फिज़िक्स तक रहते हैं, क्योंकि बाकी साइंसेज जो हैं वो अभी इतनी एग्जैक्ट नहीं है, ख़ासतौर पे बायोलॉजी अगर बात करें या इकोनॉमिक्स की बात करें, बाकी साइंसेज इतनी एग्जैक्ट नहीं हैं। और ग़ालिबन जब हम फिज़िकल लॉज की बात करते हैं तो फिज़िक्स ही जहन में आती है। तो फिज़िक्स क्या है और मैथमेटिक्स क्या है? क्या ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है, या अगर एक चीज़ नहीं है तो फिर ये दोनों अलग अलग से कैसे हैं, और इनका इतना मजबूत रिश्ता कहाँ से आता है? और क्या ये रिश्ता मैथमेटिक्स की तरफ से कुछ टिरानिकल बन जाता है कि वो आपकी मज़ीद सोच जो है उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाने लगता है, और जहाँ वो आपकी हेल्प करता है वहाँ वो इस बात का तकाजा भी करता है कि फिर आप मज़ीद इससे बाहर जाके ना सोचें? ठीक है। सो पहले अगर आप देखना चाहें कि फ़िज़िक्स क्या है, तो फ़िज़िक्स सिर्फ ये है कि आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं और उनमें से आप पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो पैटर्न्स आपको मिल जाते हैं, आप पैटर्न्स को हाइपोथेसाइज करते हैं, उनको पहले देखते हैं कि आपका जो करंट डेटा है वो उसमें सही तरीके से फिट हो रहा है, और अगर वो होता है तो फिर आप कुछ प्रेडिक्शंस देते हैं ताकि बग़ैर जो अभी चीज़ें देखी नहीं गई वो आप बता सकें कि वो किस तरह से होंगी, और अगर वो फिर उस तरह से नज़र आनी शुरू हो जाती हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस उस हाइपोथेसिस में बढ़ता जाता है। ये एक तरीका है, यूँ लूजली स्पीकिंग, ये फ़िज़िक्स है। दूसरी तरफ मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स, जैसे अभी रिजवान ने कहा कि आपके पास एक सेट ऑफ एक्सियम्स हैं, आप उस सेट ऑफ एक्सियम्स को ले लें, जैसे भी है, जो भी आपने चंद बुनियादी शराइत रखनी है वो रख लें, और फिर उनके लॉजिकल नताइज को देखने का, और वो जो स्ट्रक्चर आपने उन चंद सेट ऑफ एक्सियम्स की मदद से बनाया था, या पहले स्ट्रक्चर आपके जहन में था और उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपने सेट ऑफ एक्सियम बनाया, उसकी बहस में नहीं जा रहा हूँ। आपके पास एक स्ट्रक्चर है, वो एक सेट ऑफ एक्सियम से जो है वो डिस्क्राइब होता है, या एक सेट ऑफ एक्सियम जो हैं जो एक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं, एंड देन उस स्ट्रक्चर की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने उसके कंप्लीट नताइज हैं जो लॉजिकली फ़्लो करते हैं, वो उन सब की जो स्टडी का नाम है वो मैथमेटिक्स कहलाता है। तो अब वैसे तो नज़र आ रहा है कि ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, लेकिन होता ये है कि आपके पास दो ज़रूरतें पैदा होती हैं। एक तो ज़रूरत आपके पास जो पहले से पैदा होती आई थी, और एक लिहाज से एक रिलेशनशिप दोनों के दरमियान ये है कि फ़िज़िक्स मैथमेटिक्स को जनरेट कर सकती है और मैथमेटिक्स फ़िज़िक्स की डिस्क्रिप्शन में उसकी हेल्प कर सकता है। ये दोनों तरफ से होता रहा है, मैथमेटिशियंस आगे रहते रहे हैं, फिजिसिस्ट आगे रहते हैं। मिसाल के तौर पर हो सकता है कुछ लोग इससे डिसएग्री करें और लाइबनिज़ को क्रेडिट देना चाहें, लेकिन जब आपने वेलोसिटी बतानी थी कि जी वेलोसिटी क्या होती है, आपको एक इंट्यूटिव आइडिया है कि जी वेलोसिटी क्या है, कॉमन सेंस की बात है, आपको आके एक पत्थर लगता है सर के ऊपर, आपको तकलीफ़ होती है, आप देखना चाहते हैं कि पत्थर कितनी ज़ोर से आके लगा था, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपने कैलकुलस बना ली। ठीक है, सो एंड नाउ let's say a huge part of mathematics learning for example is just calculus। जब आप GRE देते हैं तो मेरा ख्याल है 60% जो उसका पार्ट होता है मैथमेटिक्स से GRE का वो कैलकुलस होता है। तो लेकिन एक बात जो हमें टर्न ऑफ द सेंचुरी पे नज़र आई फिर वो ये थी कि कॉमन सेंस जिस तरह से डेवलप हो रही थी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स जिस तरह से डेवलप हो रही थी, उसमें एक कॉमन सेंस का बहुत बड़ा हिस्सा था। लेकिन जब हमने क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को डेवलप करना शुरू किया है तो दे वर कम्प्लीटली कॉन्ट्री टू कॉमन सेंस, और इस तरह की चीज़ें कि जी हर फ्रेम में स्पीड की लाइट जो है वो सेम है, और ये कैसे हो गया, और जो वेव फंक्शन है वो ये क्या चीज़ है, और प्रोबेबिलिटीज़ क्यों है, और डिटर्मिनिज्म क्यों नहीं है। तो लोगों ने कहा कि आप इस बात को छोड़ें और आइंदा से आप फिज़िक्स इस तरह से किया करें कि आप एक सेट ऑफ एक्सियम्स लें और उनके नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस को देखा करें, और फिर उनसे प्रेडिक्शंस किया करें, और देखें कि आपकी जो नेचर है वो उनको अगर ऑनर करती है उन प्रेडिक्शंस को, तो फिर आपने जो सेट ऑफ एक्सियम्स बनाया था वो नेचर की डिस्क्रिप्शन एक अच्छी डिस्क्रिप्शन है, या कम से कम उस रिजीम में अच्छी डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ से मैथमेटिक्स और फिज़िक्स जो थे वो बहुत करीब आ गए, क्योंकि मैथमेटिक्स इसी चीज़ का नाम है कि आप एक सेट ऑफ एक्सियम्स लें और उनकी नेचुरल जो
कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको देखें और वहाँ से प्रेडिक्शन निकालें। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिलीफ जो है, अब यहाँ पर साइंस और बिलीफ का जो चक्कर है लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन साइंस इज जस्ट बेसिकली अ सेट ऑफ बिलीफ्स एज वेल, कि वो एक बहुत बड़ा बिलीफ जो साइंस में ये था कि नेचर इज़ कंसिस्टेंट, कि जब आप चीज़ों के लॉजिकल कंक्लूजन्स निकालते हैं तो नेचर भी उसी तरीके से लॉजिकल है। और जो पहले अननेचुरल की बात हो रही थी, यहाँ पर आप अननेचुरल को भी समझ सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर कोई चीज़ आपको ऐसी नज़र आए कि सब कुछ एक चंद सेट ऑफ एक्सियम्स हैं और हर चीज़ 1,00,000 ऑब्जर्वेशंस आपने की और वो उनके मुताबिक जा रही हैं, और दरमियान में एक चीज़ किसी एक वक्त के लिए कोई उसके मुताबिक नहीं गई और फिर उसके बाद दोबारा वो उसके मुताबिक हो गई, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप ये कहेंगे दरमियान में हमने कोई ग्लिच आ गया था, हमने सही ऑब्जर्वेशन नहीं की। लेकिन अगर आप उस बात पे अड़ जाएं कि नहीं इस वक्त ये ऑब्जर्वेशन ठीक थी, तो दैट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ समथिंग अननेचुरल। ठीक है, तो आई मीन यू कुड सॉर्ट ऑफ डिफाइन अननेचुरल लाइक दैट। Anyhow, so I was talking about physics and mathematics. So ये physics और mathematics का आपस में रिलेशनशिप है जो इस तरह से बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। फिर आगे आए कि फिर मैथमेटिक्स का रिलेशन का फिजिक्स का रिलेशनशिप अगर इतना गहरा हो जाता है और आप ये समझने लग जाते हैं, और ये वो लूजली स्पीकिंग कहते भी हैं और मेरे ख्याल में ये बहुत हद तक ठीक है कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि लैंग्वेज वो चीज़ होती है जो कि ना सिर्फ आपको अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने में मदद देती है बल्कि मज़ीद सोचने में हेल्प करती है, बल्कि आप लैंग्वेज की टर्म्स में सोचते हैं। सो मैथमेटिक्स डज दैट फॉर फिज़िक्स। सो इस लिहाज से जो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का जो रिलेशनशिप है वो बहुत गहरा है यूँ। और अगर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाते जाएं तो आप देखते हैं कि जो साइंसेस जितनी रिगरस होती जाती हैं उनको उतना ही ज़्यादा मैथमेटिक्स इस्तेमाल करना पड़ता है, और अगर कोई साइंस मैथमेटिक्स इस्तेमाल नहीं करती तो उतनी ही उसके रिगर में कमी होती है और उतना ही हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते ज़्यादा साइंस को। और मिसाल के तौर पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो साइंस जो है वो फजूल है या उसमें उतना ही काम करने का ज़्यादा मौका मौजूद है आपके पास, और उसने उतनी ही डेवलपमेंट अभी करनी है। जैसे बायोलॉजी है, आगे फिजिक्स में तो पता नहीं कब कोई बड़ी ब्रेक थ्रू हो रहा है, बायोलॉजी में तो हर रोज़ जो है वो नए ब्रेक थ्रू जो है वो कर रहे होते हैं। एनी हाउ, तो अब आ जाए इस क्वेश्चन पे कि क्या मैथमेटिक्स जो इतना कुछ फिजिक्स को देता है उसको एक शेप देता है, बाकायदा एक शेप अता करता है। जैसे रिजवान ने कहा कि आप मैथमेटिक्स की छोटी छोटी इक्वेशंस की सूरत में बहुत बड़ी बड़ी कोट अनकोट हकीकतें जो हैं, उनको हकीकतें हैं, ये सच हैं। मेरे नज़दीक हकीकत और सच में फ़र्क होता है, वो अगर आप कहेंगे तो मैं किसी वक्त उस पर बात करूँगा। लेकिन जो सच हैं उनको उसने अपने अंदर समोया हुआ होता है। सो लेकिन अब आ जाएं इस बात पर कि क्या मैथमेटिक्स आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। तो अगर आप समझते हैं कि मैथमेटिक्स और फिज़िक्स का रिश्ता वही है जो लैंग्वेज और थॉट का है, तो फिर यहाँ पर एक नई डिस्कशन जो है वो खड़ी हो जाती है कि क्या लैंग्वेज जो है आपकी थॉट को रिस्ट्रिक्ट करती है या नहीं करती। और यहाँ पर फिर वही मुर्गी और अंडे वाला एक आ जाती है बात कि थॉट पहले आई या लैंग्वेज पहले आई। क्योंकि अब जब भी आप सोचते हैं तो आप यानी सोच भी नहीं सकते कि आप अल्फाज के बगैर सोच सकते हैं। और इसके ऊपर बहुत बड़ी ये एक अपनी ज़ात में एक बहुत बड़ी डिस्कशन है जो किसी वक्त अगर आप लोग चाहें तो उसको भी आप एक्सपर्ट्स को बुला के, मुझे बुला के नहीं, किसी एक्सपर्ट्स को बुला के इस डिस्कशन को करें। और उसमें फिर इसको मैं थोड़ा सा भी बयान करूंगा। उसकी वजह यह है कि मैंने इससे एक पॉइंट निकालना है, और वो ये है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि थॉट पहले आती है, बुनियादी होती है, और लैंग्वेज जो है उसको फॉलो करती है। यानी अगर आपको कोई थॉट हुई है और वो आपके जहन में कोई थॉट है, वो प्रिमिटिव थॉट है, जिस सूरत में भी है हम नहीं समझ सकते कि वो किस सूरत में है, और कुछ लोग समझते हैं कि हो भी नहीं सकती, लेकिन हम नहीं समझ सकते किस सूरत में है। लेकिन उसको रिफाइन करने के लिए, उसको आंखों के सामने लाने के लिए और उसको कम्युनिकेट करने के लिए आपको लैंग्वेज चाहिए। और इसके बिल्कुल दूसरे स्पेक्ट्रम पे एक चीज़ मौजूद है, वो जो ये कहती है कि लैंग्वेज के बगैर थॉट नहीं हो सकती। एक वुर्फियन जो है वो हाइपोथेसिस है जो कहता है कि जो आपकी लैंग्वेज जो है वो डिटर्मिन करती है कि आप क्या सोचेंगे या आप क्या सोच सकते हैं।
सो अगर तो ऐसी सूरत हाल है तो मैथमेटिक्स जो है वो फिर आपकी सोच को या आपकी फिजिक्स की सोच को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। लेकिन वुल्फियन पोस्टुलेट जो है या वुल्फियन हाइपोथेसिस जो है वो लोगों ने गालिबन उसको तकरीबन किल कर दिया हुआ है। सो इट्स नॉट लाइक दैट। सो ज़्यादा कंसेंसस की बात है कि थॉट और लैंग्वेज जो है इंडिपेंडेंट है, लेकिन थॉट जो है वो लैंग्वेज को फॉर्म करती है और लैंग्वेज जो है वो थॉट को शार्पन करती है। और अगर ये बात है तो फिर ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि मैथमेटिक्स जो है वो आपकी जो फिज़िक्स है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। नंबर 2, एक जो बहुत बड़ी बात आती है वो ये है कि क्या आपके पास ऐसी, अब ये बात डिपेंड करती है कि आप इस बात को नेचर का हिस्सा समझते हैं कि नहीं समझते। नेचर से मेरी मुराद वो चीज़ें हैं जो साइंस की स्टडी में आती हैं। मिसाल के तौर पर कॉन्शियसनेस है और फ्री विल है। क्या आप इन चीज़ों को नेचर का हिस्सा समझते हैं या नहीं समझते? क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स जो है एक लिहाज से वो लॉजिक है और लॉजिक में कोई टाइम नहीं होता, तो जिसका मतलब ये है कि जो मैथमेटिक्स है उसमें टाइम नहीं है, जबकि आप जो फिजिक्स डिस्क्राइब करना चाह रहे होते हैं आम तौर पे उसमें एक टाइम होता है, उसमें टाइम एवोल्यूशन होती है। तो अगर वो मैथमेटिकल है इसका मतलब है कि आपका जो मुस्तकबिल है, जो आपका एक इनिशियल कंडीशंस के बाद जो बाकी सारी चीज़ें हैं, अगर लॉज जो हैं वो मैथमेटिकल हैं तो फिर वो सारी चीज़ें डिटरमिन्ड हो चुकी हैं, ऑलरेडी डिटरमिन्ड हो चुकी हैं। और इसमें ये बात भी आपको हेल्प नहीं करेगी कि आप कहें कि लॉज जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। अगर लॉज टाइम के साथ चेंज होते हैं तो ये बात ठीक है कि आप मुस्तकबिल प्रिडिक्ट नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी उसमें फ्री विल और कॉन्शियसनेस का कोई जो है ना वो बीच में हिस्सा नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये बात वाकई मौजूद है कि क्या हमें अगर फ्री विल और कॉन्शियसनेस को अंदर लाना है, और ये डिटर्मिनिज्म से अलग बातें हैं, यानी डिटर्मिनिज्म डिटर्मिनिज्म का ना होना एक नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सो अगर आप डिटर्मिनिज्म किसी तरीके से ख़त्म भी कर दें, क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से डिटर्मिनिज्म को ख़त्म भी कर दें, तब भी अगर आप उस थ्योरी को मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं तो वो आपको एक कंप्लीट जो है ना डिटर्मिनिज्म देगी, जो कि फिर आपकी उन थ्योरीज़ के लिए फेटल हो जाएगा। यानी वो थ्योरीज़ जो हैं ऐसे मैथमेटिक्स की टर्म्स में बताई नहीं जा सकती जिनमें टाइम एवोल्यूशन जेन्युइन होती है, क्योंकि ये टाइम एवोल्यूशन नहीं है। ये अगर मिसाल के तौर पर अगर हमारा सारा मुस्तकबिल इनिशियल कंडीशंस के बाद सारा कुछ तय हो चुका हुआ है, तो ये सब कुछ जो है ये एक इल्यूजन है, कोट एंड कोट इल्यूजन है। इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि हम सोच रहे हैं और खुद सोच सकते हैं, तो हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल कि इल्यूजन क्या है। इसकी एक एग्जांपल अगर आप चाहें तो मैं दे सकता हूँ। वो ये है कि एक बंदा है, उसने एक नावल लिखा है। जब उसने नावल लिखा है, उसकी वफात हो गई है, उसकी एक ही कॉपी मौजूद है। वो कॉपी एक ही कॉपी है जो उसने प्रिंट करके रखी हुई थी। ये सब मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आप ये ना कहें कि और कॉपियाँ हैं जिनको चेंज किया जा सकता है। एक ही कॉपी मौजूद है, आप उसको पढ़ते हैं। अब जब आप उस नावल को पढ़ रहे हैं तो आपको टाइम गुजरने का एहसास हो रहा है। आपका कैरेक्टर पैदा हुआ है, वो जवान होता है, वो मोहब्बत करता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, फिर वो उसको कोई ट्रेजेडी होती है, फिर कुछ और होता है, वो कॉज के लिए लड़ता है और आखिरकार वो मर जाता है। और आप कहते हैं यार क्या कमाल का नावल लिखा है, कैसी टाइम एवोल्यूशन है। हालांकि वो नावल अपनी एंटायरिटी में वैसे का वैसा मौजूद है। अगर आप वो नावल उठा के मुझे या रिजवान को दे दें और हम दोनों उसको पढ़ना शुरू करें, थोड़ी देर बाद जब हम उससे गुजर जाएंगे हम कहेंगे वाह 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 क्या टाइम एवोल्यूशन थी। हालांकि टाइम एवोल्यूशन तो उसमें कोई नहीं है। तो ये एक इल्यूजन है टाइम एवोल्यूशन की। इसी तरीके से अगर लॉज मैथमेटिकल हैं और वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर देते हैं फॉर ऑल फ्यूचर को, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है उन थ्योरीज के लिए जो डिस्क्राइब करना चाहती हैं फ्री विल या कॉन्शियसनेस को। लेकिन हो सकता है कुछ लोग कहें कि फ्री विल और कॉन्शियसनेस जो है वो नेचर का हिस्सा नहीं है। सो इसी तरीके से मैं और भी कुछ चीज़ें सोच सकता हूँ जो कि हो सकता है कि इसमें मैथमेटिक्स की रिस्ट्रिक्शन में आती हो। तो बट लेट्स आस्क रिजवान व्हाट ही वांट्स टू से। Okay, so you've unpacked a lot. ठीक है, आपने मतलब जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपने बातें कह दी हैं। तो मुझे अपने पास जो है ना वो कागज़ पेंसिल रखना चाहिए था, लेकिन कुछ बातें जो मेरे जहन में रह गई हैं उनमें से कुछ के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। एक आपने जिक्र किया
पहली बात तो ये कि बड़े अच्छे तरीके से आपने मैथ और फिजिक्स का रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया, थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक सवाल का ताल्लुक है, पहले उसका मैं एक मरतबा फिर से ज़रा थोड़ा सा जवाब दे दूँ। अभी तक जो मैं समझा हूँ मकबूल को, और अगर मैं गलत समझा हूँ तो मकबूल मुझे करेक्ट कर सकते हैं, अभी तक कोई ऐसा एविडेंस हमारे पास हमारे पास एविडेंस मौजूद नहीं है कि मैथ ने फिजिक्स की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट किया हो। ठीक है, अभी तक जो हम मतलब देखते आ रहे हैं वो सूरत हाल ऐसी ही नज़र आ रही है कि हमारा मुशाहिदात हैं, हम उन मुशाहिदात को मैथमेटिकली समझ पाते हैं थ्रू अ सेट ऑफ एक्सियम्स, और उन एक्सियम्स को जब हम दोबारा उन हाइपोथेसिस को हम मज़ीद टेस्ट करते रहते हैं, उनकी प्रेडिक्शंस देखते रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास एक बिगिनिंग्स ऑफ अ थ्योरी बनना शुरू हो जाती हैं, जिसको फिर एक एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क समझा जाता है, और फिर हम उसके अंदर मज़ीद अपने तौर पर कोशिश करते रहते हैं, हम उसको बेहतर से बेहतर समझने की कोशिश करते रहते हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस भी करते रहते हैं, और इस तरह से चीज़ें चलती हैं। और ये दोनों तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल्स आते हैं हमारे पास, मुशाहिदे से भी हमें गाइडेंस मिलती है, और इसी तरह से बहुत सारी फिजिक्स की डेवलपमेंट इस चीज़ से हुई है कि किसी ने देखा कि अच्छा ये फिजिकल थ्योरी का ये स्ट्रक्चर बड़ा खूबसूरत है, क्या ही अच्छी बात हो कि ये स्ट्रक्चर नेचर का हिस्सा हो, या ये कि अच्छा अभी मुझे ये नज़र आ गया, ये हिस्सा नज़र आ गया, ये हिस्सा नज़र आ गया, ये वाली चीज़ अगर मेरा आइडिया, ये सिमेट्री का मेरा ये आइडिया दुरुस्त है, तो ये वाला हिस्सा भी होना चाहिए कहीं ना कहीं, और फिर लोगों ने जाके डिस्कवर किया तो वो उनको मिल गया। तो ये वो गाइडेंस है जो मैथमेटिक्स की तरफ से मिलती आई है ऑन डेवलपिंग फिजिकल थियरीज एंड इन डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स। तो ये तो अपनी जगह पर बात है। अच्छा, अब ज़रा उस तरफ चलते हैं जो मकबूल ने बात की, कि सबसे आखिर में जो उन्होंने बात की वहीं से मेरे ख्याल में शुरू कर लेते हैं। मुझे ज़रा दोबारा से अभी ये जिस पॉइंट पे आपने रोके हैं मकबूल, ज़रा मुझे फिर से बताइएगा, ये लास्ट पॉइंट आपका क्या था? मैं ये कह रहा था कि अगर डिटर्मिनिज्म जो है, ये मुझे याद आ डिटर्मिनिज्म कॉन्शियसनेस की, हाँ जी, कॉन्शियसनेस। देखिए कॉन्शियसनेस है क्या, पहला सवाल तो यही बनता है फिर, क्या हम कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन के ऊपर एग्री कर सकते हैं कि नहीं? पहला तो मेरे ख्याल में झगड़ा यहीं पर हो जाएगा। तो ये ऐसी चीज जिसके बारे में हम एग्री भी ना कर सकते हैं बगैर इस बात। नहीं, मेरे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कॉन्शियसनेस की बात करें या फ्री विल की अगर हम बात करें, तो फ्री विल होती क्या है, इसके ऊपर फलसफी जो है वो बड़े अरसे से बहुत बहस करते आए हैं कि भी फ्री विल होती है या नहीं होती है। ये बात नहीं हो रही थी, मैं दोबारा उसको बताता हूँ। बात ये हो रही है कि फ्री विल जो भी है, अगर फ्यूचर डिटरमिन्ड है तो फिर फ्री विल की जगह नहीं है। सिर्फ बात ये हो रही, फ्री विल की अपनी बात, नेचर की बात नहीं हो रही। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि फ्री विल की बात भी हम तब करें ना जब फ्री विल के ऊपर मुकम्मल इत्तेफाक हो कि अच्छा फ्री विल का मतलब ये होता है, फ्री विल होने का क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन टू हैव फ्री विल। ठीक है, तो ये वो सवालात हैं जिनके साथ फलसफी जो है वो लड़ते झगड़ते रहे हैं, कम से कम मेरी दानिश में ऐसा ही है। अगर ऐसा गलत है, आप अगर बता सकते हैं कि नहीं भाई ये सवाल जो है ये बिल्कुल तयशुदा बात है, तो बता दीजिए वो क्या है कि अच्छा फ्री विल ये होती है, इसके ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। देखें एक सेकेंड रिजवान, ज़रूरी नहीं है कि हमें फ्री विल के बारे में पता हो। ये ऐसे ही है जैसे डार्क मैटर है, अगर उसका ग्रेविटेशनल हमें सिर्फ उसकी एक या दो प्रॉपर्टीज़ पता है और हमें ये पता है कम से कम उसको ये चीज़ें करनी चाहिए, तो अगर हमें ये नहीं भी मालूम कि फ्री विल क्या होती है और किस तरह से जनरेट होगी, और लोगों ने इसके बारे में बहुत सा लिखा हुआ है, और कॉन्शियसनेस क्या है या कैसे होगी, ये हमें मालूम है कि अगर ये सर्टन सेट ऑफ कंडीशंस होंगी
तो फिर फ्री विल नहीं होगी। फ्री विल कम अज़ कम आप ये जिसमें मिसाल के तौर पर जिस तरह से ऑब्जर्वर है और वो कुछ नताइज अखज़ कर रहा है और वो थ्योरीज बना रहा है, अगर वो चीज़ें पहले से डिटर्मिंड हैं कि वो ऐसे ही करेगा, तो इस बात का कि वो ठीक होगा या गलत होगा कोई सवाल पैदा नहीं होता। सो जब आप कहते हैं कि हाँ मैं कुछ चीज़ों को समझ सकता हूँ और कुछ चीज़ें मेरे नज़दीक गलत हैं और कुछ चीज़ें मेरे नज़दीक ठीक हैं, तो ये आप अपनी फ्री विल की मदद से कर रहे हैं और आप कॉन्शियस हैं इस बात के कि कुछ चीज़ें गलत होती हैं, कुछ चीज़ें ठीक होती हैं। ज़ाहिर है कॉन्शियसनेस का आपका कुछ लेवल है, इससे नीचे भी कॉन्शियसनेस के लेवल होंगे, इससे ऊपर भी होंगे, और लेकिन हमारा जो कॉन्शियसनेस का लेवल है उसमें हम मिसाल के तौर पर इस बात से कॉन्शियस हैं कि मैं सोच सकता हूँ, ये मेरी सोच है और मैं एग्जिस्ट करता हूँ और मैं इस वक्त हो सकता है कि बात कर रहा हूँ। Let's unpack this thing. देखिए मतलब क्योंकि वो बात ये है कि मुझे नहीं मालूम इशारों कनाइयों में बात हो रही है क्या हो रही है। Let's take this one thing जो आपने भी कही। देखिए मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास let's say मतलब आपने बात कही ना कि जी कुछ चीजें सही हैं कुछ चीजें गलत हैं। नहीं, आप फ्री विल पे बात ना करें, वो एक लंबी बात है। नहीं लंबी नहीं, मैं बहुत मुख्तसर बात करना चाह रहा हूँ, मैं उसको समेटना चाह रहा हूँ बात को, या मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि मतलब कुछ चीज़ें सही हैं कुछ चीज़ें गलत हैं और उसके अंदर कॉन्शियसनेस के लेवल्स हैं। मेरे ख्याल में आप और मैं इस कॉन्शियसनेस के इस लेवल पर यह बात ज़रूर एग्री करेंगे कि एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं मास डिफाइन कर सकता हूँ, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैं एक्सेलरेशन डिफाइन कर सकता हूँ, और एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैं फोर्स डिफाइन कर सकता हूँ। अब अगर एक मैं पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगाऊंगा तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो उसकी फोर्स डिवाइडेड बाय मास होगी। ये बात सही होगी। अगर कोई इसके खिलाफ इसके अलावा कोई बात करेगा तो वो बात गलत होगी। नाउ डज दिस मीन कि हम कोई कॉन्शियस मतलब कि हम कोई फ्री विल की बात कर रहे हैं या कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं? ये कॉन्शियसनेस या फ्री विल की बात हो सकती है, लेकिन बात अच्छा अगर इसको मेरे ख्याल में चेंज कर दें, अगर इसको फ्री विल या कॉन्शियसनेस इंटरनेट को शायद मेरी बात पसंद नहीं आई। मेरी आवाज आ रही I got disconnected. सर आप ऑडिबल हैं जी। इसी में मैं एक सवाल भी ऐड करना चाहूँगी जो आया था ऑडियंस की तरफ से कि आपके ख्याल में जो क्वांटम फिज़िक्स और कॉन्शियसनेस की जो फोर्स मैरिज है वो उसके बारे में आप लोगों की राय पूछी गई है। जी मैं उस तरफ जाता ही नहीं हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहस जो है ये बहस बराए बहस बन जाती है। मेरे ख्याल में इन चीज़ों का एज सच इनको फलसफियों के डोमेन में रहने देना चाहिए और बीइंग फिजिसिस्ट वी शुड टॉक अबाउट फिजिक्स। हमारे पास ये फिजिकल लॉज हैं, उसके ऊपर आप जितनी मर्जी बहस करवा लें, ये एक्सपेरिमेंट होगा, इसके क्या नताइज निकलेंगे। I'm personally not interested नहीं, ये in ठीक है, ये बात ठीक है, ये क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि हम मीनिंगफुली कॉन्शियसनेस या फ्री विल के बारे में बात कर सकें। लेकिन मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि अगर आपका फ्यूचर डिटरमिन्ड है तो फिर इन चीज़ों की, ये जो भी चीज़ें हैं इनकी कोई भी हकीकत मौजूद नहीं। इनफैक्ट टाइम एवोल्यूशन की कोई हकीकत मौजूद नहीं। मेरा थोड़ा सा पॉइंट जरा देख लीजिए, वो मैं बात मुकम्मल कर लूं। सॉरी मकबूल, आपकी बात को काट रहा हूँ, सॉरी। मैं अपनी वो बात मुकम्मल कर लूं जो मैं मिसाल दे रहा था कि भाई हमें मालूम है कि सही बात ये है कि जो एक्सेलरेशन होगी वो फोर्स डिवाइड बाय मास होगा, वो ट्वाइस द फोर्स डिवाइड बाय मास नहीं होगी और वो हाफ द फोर्स डिवाइड बाय मास नहीं होगा। ठीक है, ये थ्योरी बहरहाल प्रेडिक्टेबल थ्योरी है। ठीक है, प्रेडिक्टेबल थ्योरी होने के बावजूद मैं ये बात कर सकता हूं कि कुछ चीजें सही हैं और कुछ चीजें गलत हैं। तो मैं आपकी उस बात को खाली मैं कहना चाह रहा था कि शायद आप किसी और कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे थे। वो कॉन्टेक्स्ट मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, वो ये था कि जो टाइम एवोल्यूशन है, जेन्युइन टाइम एवोल्यूशन, अगर मैथमेटिक्स जो है उसका मतलब डिटर्मिनिज्म है तो जेन्युइन टाइम एवोल्यूशन नहीं हो सकती। उसमें फिर आगे क्वेश्चन आ गया था कि जी आपको टाइम एवोल्यूशन इतनी पसंद क्यों है, ज़रूरत तो नहीं है टाइम एवोल्यूशन की। अगर आपके पास एक स्पेस टाइम है और उसमें वर्ल्ड लाइंस हैं, दे एग्जिस्ट, दे जस्ट एग्जिस्ट, देयर इज नो टाइम इन देयर,
देयर जस्ट वन स्पेस टाइम। तो मैं कहने लगा था कि ऐसी चीज़ में अगर फिर आप कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहेंगे जो आगे फ्री विल या कॉन्शियसनेस को पैदा करना चाहेगी, ऐसी क्वांटम, लोग कहते हैं कि क्वांटम ग्रेविटी जो है वो आपको उसके कामों में से एक काम ये भी है कि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन कुछ लोगों के नज़दीक यही है कि फ्री विल का ओरिजिन क्या है। तो फिर ऐसी चीज़ें जो हैं वो शायद मैथमेटिकली डिस्क्राइब नहीं हो सकती, अगर मैथमेटिक्स का मतलब डिटर्मिनिज्म है कि अगर आप मैथमेटिक्स को कंप्यूटर पे रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों में इख्तलाफ है और मेरा ख्याल है कि वो उसमें इख्तलाफ वो ठीक है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को कंप्यूटर पे रख सकें। सो मिसाल के तौर पर स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे वेव फंक्शन है, उसकी एवोल्यूशन है, या पूरी यूनिवर्स का वेव फंक्शन है जिसमें कंप्यूटर खुद शामिल है, जो उसको कंप्यूट करना चाहता है, तो वो ऐसा कोई कंप्यूटर आप बना नहीं सकते जो खुद अब बीच में शामिल है उसकी और उसकी एवोल्यूशन बता रहा है। सो यहाँ पर फिर वो ऑब्जर्वर वाले क्वेश्चन भी बीच में आ जाते हैं, लेकिन बात सिर्फ मैं ये कर रहा था कि अगर आपका मैथमेटिक्स डिटर्मिनिस्टिक एवोल्यूशन देता है तो फिर टाइम का कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो एक सुपरफ्लुअस कॉन्सेप्ट है। टाइम एवोल्यूशन, जेन्युइन टाइम एवोल्यूशन नहीं हो सकती, जैसे मैंने नॉवल की एग्जांपल दी। सही। अब मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी ऑडियंस की तरफ से कि आपको लगता है कि अगर हम ब्लैक होल्स को देखें तो हमें ऐसे जवाब मिल सकते हैं जो माइक्रो और मैक्रो को जोड़ लें और ग्रैंड यूनिफाइड थियरी की तरफ हमें ले चलें? फॉर श्योर, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं। देखिए, जब हमारे पास बात वही है, आप अगर किसी चीज का मुशाहिदा किस हद तक कर सकेंगे, कितना आप उसके बारे में जान सकेंगे, ये सारी की सारी चीजें, ऑल ऑफ दिस विल फीड इनटू डेवलपिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर अस। तो अभी रिसेंटली जो है वो ग्रेविटी वेव्स का जो डिस्कवरी हुई है, वो उन ग्रेविटी वेव्स का ओरिजिन जो है वो ब्लैक होल मर्जर ही समझ में आया है। ब्लैक होल मर्जर में इस किस्म की ग्रेविटी वेव्स निकल सकती हैं। तो अब जाहिर है, मतलब ये एक नए फील्ड का आगाज है। इससे हम यकीनन बहुत कुछ जान सकेंगे। मैं सिर्फ एक तरफ इशारा कर दूं कि हम जब हम कुल कायनात की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक चीज है जो कि हमारी अभी तक एक लेट्स से एक लिमिटेशन है, वो है कि हम सिर्फ मुशाहिदाती तौर पे हम एक खास ईरा से पहले देख नहीं सकते। वो ईरा है जिसके बाद से हमारे जो लाइट है वो आना शुरू हुई थी। ठीक है, अगर मैं कायनात, मतलब इस डिस्कशन में हमने कोई किसी थ्योरी को हमने स्पेसिफिकली हमने उसकी बात नहीं की, लेकिन जो लोग हल्का फुल्की भी वाकफियत रखते हैं कॉस्मोलॉजी से, वो ये जानते होंगे कि जब हम कायनात की अगर हम बात करते हैं तो उसके जो आगाज से लेकर एक पॉइंट तक आते आते वहां तक लाइट एज इट इज डज नॉट प्रोपेगेट। तो हम जो हमारे यूजुअल जो लेट्स से कॉस्मोलॉजी देखने के आलात हैं, वो सिर्फ उस पॉइंट तक ही प्रोब कर सकते हैं, देख सकते हैं। जबकि जब आप लेट्स से अगर आप ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करेंगे तो वो तो उससे पहले भी का हिस्सा भी प्रोब कर सकते हैं। तो ये बात ये है कि ये तो इसी तरह से खास अगर हम ब्लैक होल्स तक महदूद करें बात को, तो ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि ब्लैक होल्स को समझने के लिए, ब्लैक होल्स की फिजिक्स जानने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी दोनों को साथ साथ रखना पड़ता है। ना सिर्फ ये के साथ साथ रखना पड़ता है, बल्कि ये एक अमूमी कंसेंसस है कि हमारे पास एक ऐसा फ्रेमवर्क जब भी आएगा जिसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी दोनों को एक साथ हम अगर समझ सकेंगे किसी फ्रेमवर्क में,
तो उसके अंदर हम फिर ब्लैक होल्स को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो अगर हम कोई भी मुशाहिदा कर सकते हैं ब्लैक होल्स के हवाले से, जितना करीब से देख सकें, जितना हम उसको ऑब्जर्व कर सकें, उतना ही हमारी अंडरस्टैंडिंग उसमें इम्प्रूव होगी। सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर हम अपने फिज़िकल लॉज को हायर स्पेसेस में बयान करें, जिस तरह टोपोलॉजी, तो हम उससे अपनी कायनात को एक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं? देखिए, ये फिर वही सवाल रह जाएगा कि मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ढेर सारे मौजूद हैं। क्या कोई मैथमेटिकल स्ट्रक्चर फिजिकल रियलिटी को कॉरस्पॉन्ड करता है या नहीं, ये एक अलहदा सवाल है। ठीक है, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी जो लेट्स से इलेक्ट्रोवीक मॉडल है वो ग्रुप थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, और पार्टिकल फिजिक्स की बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है वो हुई थी और गेलमान के मॉडल से। गेलमान ने जब सिमेट्रीज का आइडिया दिया था, और इस बारे में उमूमी कंसेंसस ये है कि गेलमान को ग्रुप थ्योरी का कोई आइडिया नहीं था, तो उसने ग्रुप स्ट्रक्चर्स, उसने सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स को देखकर उसने प्रेडिक्शंस की थी। अच्छा, ये मुझे लग रहा है ये कुछ सिमेट्री ऐसी है जिसकी वजह से इस तरह से चीज़ चल रही है। बाद में चल के किसी ने पॉइंट आउट किया कि भाई मैथमेटिकली तो ये सिमेट्री के इस तरह की फॉर्मल स्टडीज़ जो कि इनफॉर्मली गेलमान की इक्वेशंस के थ्रू आ रही थी, कि इस तरह का मैथमेटिक्स तो पहले से एग्जिस्ट करता है, ये मैथमेटिक्स पहले से डेवलप्ड है। तो फिर फिजिसिस्ट्स ने उस मैथ को सीखना शुरू किया, और वो मैथ जो है वो कम से कम पार्टिकल फिजिसिस्ट्स की और रिलेटिविस्ट्स की एक उनके एक नॉर्मल नॉलेज का हिस्सा बना। और मतलब ये कि कोई भी जो इस तरह के एरिया में पीएचडी की तरफ जाते हैं तो वो अपने डॉक्टरल स्टडीज़ में ज़रूर कमोबेश इसको सीखते हैं। तो अब आपका सवाल इसी नौइयत का है कि क्या अगर हम टोपोलॉजी का इस्तेमाल करें तो क्या हमें कोई मदद मिल सकती है कि नहीं। अगेन द आइडिया वुड बी कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि ऐसा करना दुरुस्त होगा या गलत होगा। वैसे टोपोलॉजी के बारे में तो हमें एक चीज़ मालूम है कि इसका ऑलरेडी अभी इस्तेमाल हो रहा है, ना सिर्फ ये कि पार्टिकल फिजिक्स में बल्कि कंडेंस मैटर फिजिक्स में। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग बना चुके हैं। तो मतलब टोपोलॉजी के जो इस्तेमाल की जो एक हमें जो चीज़ें निकल कर सामने आ गई हैं इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो हमें कंडेंस मैटर फिजिक्स में, फिजिक्स ऑफ लेट्स से जिसको उमूमी तौर पे सॉलिड्स की बात करते हैं, उसके अंदर ये टोपोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हैं वो नोन है। ठीक है, तो ये इसके इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर वही सवाल रह जाता है कि हर इस सवाल के पीछे क्या आप बेदरेग इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। क्या तमाम टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स किसी फिजिकल रियलिटी का हिस्सा होंगे? प्रोबेबली नॉट, बल्कि सर्टेनली नॉट। सही। मेरे ख्याल से सेशन का फिर आखिरी सवाल ले लेते हैं क्योंकि वक्त भी अब कम बचा है। डॉक्टर मकबूल, मैं आपकी तरफ ये सवाल करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि क्लासिकल थियोरीज़ के साथ क्या होगा जब नई थियोरीज़ आएंगी, और किस हद तक हम लोग जो है पुरानी नॉलेज को रख सकेंगे अपने पास, या फिर विल वी नॉट? एक तो बड़ा आई एम नॉट श्योर कि इस सवाल का मतलब क्या है। अगेन, जिस तरह से रिजवान कहते हैं कि आपको एक्सप्लेन करना चाहिए सवाल को, लेकिन उसके लिए तो हमारे पास पहले से बहुत से एग्जांपल्स मौजूद हैं। अगर आप उन्हीं की बात कर रहे हैं तो वो तो कोई
ख़ास नई बात नहीं है कि मिसाल के तौर पर जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स आई तो एरिस्टोटेलियन मैकेनिक्स के साथ क्या हुआ, या जब क्वांटम मैकेनिक्स आई तो क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ क्या हुआ, वो किस तरह से आपकी जो है जो ग्रोथ है, आपकी इल्म की जो ग्रोथ है उसमें किस तरह से मुमद होती हैं, और बाकी चीज़ों को आप एज एन अप्रॉक्सीमेशन कैसे देखना शुरू कर देते हैं, वो एक और बात है। अगर तो आप यही बात कर रहे हैं फिर तो बड़ी ट्रिवियल सी बात है कि आपके पास जो थ्योरीज़ होंगी अपनी अपनी रजीम में काम करेंगी। अगर कोई फंडामेंटल थ्योरी आएगी तो उसको पहले से जो मौजूद थ्योरीज़ हैं उनको एज एन अप्रॉक्सीमेशन कंटेन करना पड़ेगा, और ऐसे नहीं हो सकता कि कोई थ्योरी आया वो कहे जी क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो अप्रॉक्सीमेशन के तौर पे भी ठीक नहीं है। तो that is one of the features that you will be looking in the theory of everything or whatever you call it, कि जी वो किसी लिमिट में GR देती हो और किसी लिमिट में वो क्वांटम मैकेनिक्स देती हो और किसी लिमिट में वो जो है आपको क्लासिकल मैकेनिक्स भी देती हो और वगैरह वगैरह, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स आपको क्लासिकल मैकेनिक्स भी देती है। लेकिन इसका अगर आप चूँकि आप बहुत ज़्यादा फ़िलोसॉफिकल हो रहे हैं यहाँ पर, तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब नई थ्योरीज आएंगी तो क्या और अब वो एक फिर नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा गालिब। अच्छा, मैंने जो जवाब दिया ये काफ़ी है आपके लिए, आप चाहती हैं मैं आगे मज़ीद कुछ कहूँ? सर मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा और ऐड करना चाहें, वैसे तो हमारा वक्त कम है, तो अगर आप इसको समाप्त करना चाहें। नहीं, अगर तो आपका सवाल यही था जो मैंने जिसका जवाब दे दिया है तो फिर तो काफ़ी है। हाँ तो बस ठीक है फिर। सही है। डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर मकबूल, मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप आज हमारे साथ आए इस सेशन में, और आपने काफ़ी तफसील से सवालात का भी जवाब दिया और कुछ ऐसी बातों पे भी रोशनी डाली जिस पर हम अक्सर नहीं सोच रहे होते इस तरह से। और हम उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा आपके साथ इस तरह का कोई सेशन रखें जिस पे मज़ीद इन्हीं मौज़ूआत पे बात हो सके। यहाँ पर हम लोग इस सेशन का इख्तिताम करते हैं। इस सेशन में हमारे साथ आप जो ऑडियंस में भी जो लोग मौजूद थे उन सबको भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग हमारे साथ आए, आपने सवाल वगैरह भी पूछे और आपने भी इस सेशन को मज़ीद दिलचस्प बनाया अपने सवालों के साथ। बाकी ये कि आप अगर एनपास के और इवेंट्स में भी इसी तरह से शिरकत करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर हमारे फेसबुक पेज को, हमारे इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें और फॉलो करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें इसके बारे में। और अगले बार फिर दोबारा मुलाकात होती है आप सबसे, तो ताफ़िज़ और थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए।